नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। ये राजनीति जो ना कराए वही अच्छा, क्योंकि तमाम मुद्दों की तरह मजदूरों को भी नहीं बख्शा गया है। बीते 2-3 दिन से बसों को लेकर कांग्रेस सरकार पर बरस रही थी। अब मामला सामने आया कि कांग्रेस ने जो बसों की लिस्ट दी उसमें तो एम्बुलेंस, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर के नंबर हैं। कहीं अब कांग्रेस ने यूपी सरकार से मजदूरों की लिस्ट मांगी है। कुल मिलाकर दोनों ओर से वार हो रहा है, पलटवार हो रहा है। लेकिन इस वार पलटवार के बीच मजदूर तपती धूप में पांव पांव अपने घर पहुंच गया होगा। लेकिन यहां सियासी बवाल मचा है, क्योंकि अब मदद के नाम पर फर्जीवाड़ा भी होने लगा है। और ये फर्जीवाड़ा क्या कहता है, इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। आज इसी पर बात करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी, स्वागत है सर आपका। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको खबर दिखा देते हैं कि सियासी घमासान कैसे मचा है। बड़े बड़े दावे थे, चिट्ठियों की तेज थी चाल, लेकिन अब मच रहा है बवाल। अब इसे मजदूरों से मजाक कहें या राजनीति का वो दस्तूर जो हर जख्म में दर्द ही देता है दवा के बजाय। पांव पांव गांव की ओर निकले मजदूरों के लिए कांग्रेस ने 1000 बसों के लिए हजारों दावे किए, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो अब हंगामा बरपा है। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की जो बस है वो कहीं निकलती है एम्बुलेंस, कहीं निकलती है 3 व्हीलर, कहीं निकलती है टाटा मैजिक। अभी हम लोगों ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी, उसके अंदर ये सामने आ रहा है 1000 है, 1000 तो दिए हैं उन्होंने, मैं उसकी एक एक करके कर रहे हैं हम लोग। इतना ही कहा जा सकता है कि राहुल और प्रियंका की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी है। बेबस मजदूरों की घर वापसी के लिए प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक पत्र लिखकर यूपी सरकार से 1000 बसों के जरिए मजदूरों को घर भेजने की अनुमति मांगी। उधर यूपी सरकार ने प्रस्ताव मानते हुए कांग्रेस से उन बसों की पूरी डिटेल मांगी। लेकिन मदद के नाम पर जो ढोल पीटा जा रहा था उसकी पोल खुल गई। कांग्रेस का माइंड गेम बसों के नंबर गेम में फंस गया। सरकार के मुताबिक कांग्रेस ने बसों के जो नंबर बताए हैं उनमें से तमाम नंबर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और कार के हैं। ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? आप इन सूची से आप स्कूटर से सबको लेकर आएंगे क्या? ई रिक्शा से आप लेकर आएंगे क्या? आप एम्बुलेंस से सारे लोगों को भरकर लेके चले आएंगे क्या? इस प्रकार का दुर्भावनापूर्ण और धोखाधड़ी का काम जानबूझकर उत्तर प्रदेश सरकार को भ्रम में डालने का षड्यंत्र, ये कांग्रेस को शोभा नहीं देता। मैंने वो देखा है जिसमें पेट्रोल ले जाया जाता है, टैंकर क्या कहते हैं उसको, उसमें बैठकर ढक्कन बंद कर दिया जाता है, उसके अंदर चल रहे हैं। उनको आप नहीं रोक रहे हैं। आप टेक्निकल चेकअप उन बसेस का कराना चाहते हैं जिसके लिए हम तैयार हैं, जो बसें यात्रियों के लिए बनी ही है। बहरहाल शहर शहर, सड़क सड़क बसों की बाट जो रहे मजदूरों को भले ही बस नहीं मिल रही, लेकिन यूपी की सियासत अब पूरी तरह से बस पर सवार है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और देश की सबसे पुरानी पार्टी अपनी फजीहत को रफू करने में लगी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मदद के नाम पर फर्जीवाड़ा क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। प्रवासी मजदूरों की संख्या काफी ज्यादा है जो अपने घर द्वार पहुंचना चाहता है। ऐसे में एक तरफ सरकार ने व्यवस्था की तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं की सहानुभूति मजदूरों के साथ दिखी और कांग्रेस ने दावा कर डाला कि उनकी तरफ से बसों की व्यवस्था की जाएगी। इसका पूरा खर्चा कांग्रेस पार्टी उठाएगी। चिट्ठियों की चाल कदमी भी देखने को मिली, लेकिन अब फर्जीवाड़े पर घमासान मचा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी, शुचि विश्वास, प्रवक्ता कांग्रेस, उदयवीर सिंह, MLC सपा,
दीप्ति सिंह सामाजिक कार्यकर्ता, आरपी सिंह नेता मजदूर यूनियन, अमिताभ अग्निहोत्री जी R9 TV के एडिटर इन चीफ। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मजदूरों को लेकर जो सियासत हो रही है, यहां ऐसा लगता है कि दांव उल्टा पड़ गया। अक्सर राजनीति में ऐसा देखा नहीं जाता है, ऐसा कह दिया जाता है कि नहीं, हम व्यवस्था खुद कर लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। देखिए, दो चीजें हैं। पहला तो ये कि ये वक्त नाजुक था, तो इसमें ऐसा काम किसी भी संस्था को, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे सामाजिक संस्था हो, नहीं करना चाहिए था, जिससे पहले से ही मुसीबत में घिरे मजदूर को ये लगे कि उसके नाम पर क्या क्या हो रहा। क्या कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी के लिए ये दुष्कर कार्य था कि 1000 जेन्युइन बसों के नंबर और डिटेल रजिस्ट्रेशन और सारी व्यवस्थाएं पूरी करके सबमिट कर देती पार्टी? क्या दुष्कर कार्य था? कई राज्यों में तो अभी सरकार है, राजस्थान है, पंजाब है, दोनों बहुत दूर नहीं है। छोड़िए मुंबई, राजस्थान और पंजाब तो अगल बगल है। 1000 बस क्या होती, वहीं से आ जाती, वहां के मुख्यमंत्री व्यवस्था करके दे देते, कम से कम नाम तो रहता, प्रतिष्ठा तो रहती। ये ई रिक्शा, ये टेम्पू, ये टाटा मैजिक और ये विक्रम मोटरसाइकिल, ये तो नहीं निकलता। मैं कहता हूं चलिए 1000 की लिस्ट में 100 ही निकले, लेकिन प्रतिष्ठा तो बड़ी चली गई। जो न मानियो ब्रह्मसर तो महिमा मिटे अपार, महिमा तो अपार मिट गई। चारा घोटाले की जब जांच हुई, जिसमें लालू जी को सजा हुई, लालू यादव, जगन्नाथ मिश्रा, सब लोग, अब तो जगन्नाथ जी रहे नहीं, उसमें क्या निकला कि जो ट्रक के नंबर बताए गए वो स्कूटर और मोटरसाइकिल के नंबर निकले, जिन पे बताया गया कि चारा लाद के ले गए पशुओं के लिए सरकारी उसमें। तो पूरे बिहार में ऐसा हुआ, ये नहीं होगा रहा होगा, लेकिन 10, 5, 20 केस भी निकले तो वो केस लालू जी के लिए तो गले की हड्डी बन गए। बोले भाई मोटरसाइकिल पर ट्रक का चारा ढो दिया। कांग्रेस को इससे बचना चाहिए था। और वैसे भी वो पार्टी उतनी सक्षम है, मैं जानता हूं, 1000 बस इकट्ठा करना क्या समस्या थी, लेकिन तुक्का नहीं चलना चाहिए था ना। इससे भाजपा की सेहत पर क्या असर पड़ा, कांग्रेस की सेहत पर क्या असर पड़ा, ये छोटा मसला है। क्योंकि मैं बार बार अपने शो में कहता हूं, कोई राजनीतिक पार्टी इतनी बड़ी नहीं जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के आसपास भी दिखाई दे जाए। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बड़ा है, लेकिन जो करोड़ों मजदूर है हिंदुस्तान का, उसको ये सुन के तो फिर अजीब लगेगा ना कि हमको लाने के लिए जो लिस्ट भेजी उसमें मोटरसाइकिल के नंबर भी डाल दिया। जो खुद में परेशान है उसकी परेशानी और तो नहीं बढ़ाइए। चिट्ठी चिट्ठी खेल रहे, चिट्ठियां भाग रही हैं रॉकेट की तरह, और बसों के पहिए जाम। बताइए, इससे बड़ी कोई उलटबाजी हो सकती है? कबीर ने उलटबाजियां लिखी, वो उलटबाजी भी इससे छोटी लग रही मुझे, जो यूपी में चल रहा है। चिट्ठियां बुलेट की रफ्तार से भाग रही हैं, दे दनादन दे दनादन। अब चिट्ठी पर तारीख नहीं डाली जा रही, प्रियंका जी और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच की चिट्ठियां हैं, क्योंकि एक ही दिन में 20-20 चिट्ठी जा रही। अब टाइम डाला जा रहा है, 3:22, 3:34, 3:45, 4:02। ऐसी चिट्ठी बताइए, ऐसी चिट्ठी देखी कभी आपने? हमने तो नहीं देखी इससे पहले। लग रहा है पूरी कांग्रेस पार्टी चिट्ठी लिखने में व्यस्त, और इधर सरकार ने भी 10-20 IAS बैठा दिए इसी काम के लिए कि भाई तुम लोग चिट्ठी लिखते रहो, आज कोई काम नहीं, चिट्ठीबाजी चलेगी। क्या हो रहा है? गरीब को घर पहुंचाने का मामला तो पीछे छूट गया, अकाउंट सेटल कर लो, ये शर्मनाक स्थिति है। और इतना बड़ा करने की, मैं तो कहता हूं भाई आप लोग पुराने राजनेता रहे हो, भाजपा तो अभी नई पार्टी है आपके मुकाबले। गाजियाबाद में आपके जो नेता लोग हैं, आप जानती होंगी तो अच्छा, नहीं तो मैं नाम बता दूंगा। वो लोग, उसमें 5-7 लोग इतने सक्षम थे जो 150 बसें इकट्ठी करके भिजवा सकते थे यही डीएम से मिलके। उसके लिए इतना ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी भाई? पूरा ताम तमूड़ा करने की जरूरत क्या थी? मैं नोएडा में 10 कांग्रेस के ऐसे बड़े नेताओं को जानता हूं जो सरसब्ज हैं, जिनके पास संपत्ति है, रुपया है, पैसा है, व्यवस्था है, माल पानी सब है। वो 10-20, 50, 100 बसें करके कहीं भी भिजवा सकते थे कलेक्टर से मिलके, कोई रोक तो है नहीं।
सारे जिलों के कलेक्टर कह रहे भैया जो बस देना चाहे दे दे, हम तो खुश होंगे, कृतज्ञ होंगे। मजदूर पहुंच गया होता अब तक बलिया, बस्ती और देवरिया, लेकिन अभी उन बसों पर कोई चढ़ा नहीं, और चढ़ेगा भी कि नहीं चढ़ेगा मुझे तो भाई पता नहीं। ये शर्मनाक स्थिति है उत्तर प्रदेश के में फंसे हुए गरीब मजदूर के लिए। सियासत को संवेदनशील होना चाहिए। आप आंसू नहीं पोंछ सकते तो कम से कम अपनी सियासत का मोहरा मत बनाइए उस गरीब आदमी को, जिस पर कुदरत का कहर इतना ज्यादा टूटा है कि वो तबाह है, जिसके पांव में छाले है, जेब खाली है, कंधे पर बच्चा है और सिर पर बोरी है। उसको अपनी चिट्ठियों के भंवरजाल में मत उलझाइए भाई। हमारे साथ आरपी सिंह जी हैं, सबसे पहले उन्हीं से समझ लें, सारी लड़ाई उनकी बिरादरी के लिए है। सब कह रहे भाई मजदूरों के लिए हम हैं। आरपी सिंह, अब बताइए, रेल, जहाज, ट्रेन, टेम्पू, ई रिक्शा, मोटरसाइकिल है, विक्रम, सब आ गया मजदूर के सम्मान में है। अब क्या समस्या कोई बची है क्या आप लोगों के पास? देखिए अमिताभ जी, मैं एक बात कह सकता हूँ, एक तो हमारे ऊपर कोरोना का कहर है, नौकरी हमारी जा चुकी है, घरों में चूल्हे ठंडे हैं, उसके बावजूद जो सरकार व्यवस्थाएं कर रही थी, उससे जो व्यवस्थाएं चल रही थी मजदूर की, जो थोड़ी बहुत हम सड़कों पे थे, जैसे भी थे, इसके बीच में कांग्रेस ने जो गंदा मजाक किया है मजदूर के साथ, इतना भद्दा मजाक किया है कांग्रेस ने, जो आज तक न कभी देखने में मिला न सुनने में मिला जी। आपके बस का नहीं था, आप छोड़ देते उस मामले को, सरकार जैसे करती, जो करती, जैसे हम निपट रहे थे सरकार से, जो गुहार लगा रहे थे, लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, अपना समाधान करते और हम घर जाने की तैयारी करते या घर जा रहे थे या घर जाते। लेकिन जो ये गंदा मजाक हुआ है मजदूरों के साथ, इससे जो सरकार की परिस्थिति थी उसमें कहीं भी कांग्रेस उससे कम दोषी नहीं रह गई है। और कांग्रेस ने मजदूरों के साथ जो खिलवाड़ किया, ऐसा खिलवाड़ कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था। देश की बहुत बड़ी पार्टी थी, देश की बहुत पुरानी पार्टी थी, और यह उम्मीद कांग्रेस से मजदूर यहां पर नहीं कर रहा था कि वो ऐसी घटिया और गंदा मजाक मजदूरों के साथ करेगी। जी, एक उपाय ये भी होता है जो हम जैसे लोगों ने किया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गाजियाबाद से पूछा कि भाई कितने पैकेट खाना बट रहा है, तो उन्होंने बताया 1,40,000 पर डे, 70,000 सुबह, 70,000 शाम को। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई ठीक है, कितने का पड़ रहा है सरकार को? बता दिया उन्होंने कि अमाउंट कितने का पड़ रहा है एक टाइम का। हमने कहा भाई ठीक है, हमारी सोसाइटी की तरफ से ये 5,000 पैकेट खाने का पैसा ही लीजिए। मदद हो गई। अब मैं अलग ही झंडा अपना अंगीठी जलाऊं और फिर पुलिस से झगड़ा करूं कि मैं यहां बांटूंगा, पुलिस का यहां नहीं बांटो, मकोने में तो यहीं बांटूंगा, तो खाने वाले को तो कुछ मिलेगा नहीं, हमारे और पुलिस के बीच में ड्रामा चलता रहेगा। एक तरीका यह भी हो सकता है। खैर, शुचि विश्वास जी, आरपी सिंह कह रहे हैं कि जिस मजदूर के ऊपर कोरोना का कहर पहले से ही था, उसके साथ कांग्रेस जैसी बड़ी और पुरानी पार्टी को ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। आशा है मैं अपनी बात बिना किसी अवरोध के पूरी कर सकती हूं। जी। पहला तो आपने जो मोटरसाइकिल के नंबरों को जिक्र किया, आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और फोटोशॉप या फेक न्यूज को अगर डिस्कस करते हैं तो मुझे इस पर आपत्ति है। दूसरी बात, आपने कहा सियासत को संवेदनशील होना चाहिए। मैं चाहती हूं कि पत्रकारिता को भी संवेदनशील होना चाहिए। यह समय हम प्रवासी मजदूरों की स्थिति न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में देख रहे हैं, और जिस करुणा, जिस वेदना की आशा मैं आपसे करती हूं, जाहिर बात है आप भी मुझसे उसी करुणा की आशा करते हैं। मुख्यमंत्री जो स्वयं सन्यासी हैं, जो स्वयं संत हैं, उनसे भी हम संवेदना, दया और करुणा की आशा करते हैं। बगैर किसी राजनीति के कांग्रेस विगत 54 दिनों से ट्रकों राशन बांट चुकी है, 47 लाख परिवारों को राशन के पैकेट्स पहुंचाए हैं, 10,000 पैकेट्स डेली फूड बांटा जा रहा है, हजारों सैनिटाइजर्स, लाखों मास्क। लेकिन यह राजनीति का समय नहीं है। जो स्थितियां हम देख रहे हैं,
देखिए, इस प्रदेश में जहां शवों को और घायल मजदूरों को एक ही ट्रक में बिठा देते हैं बिना किसी भेदभाव के, वहां बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। वहां 3 दिन से चिट्ठी पत्री हो रहा है। आप चिट्ठी पत्री के समय बता रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन दिव्य नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। ओपन आंखों से 500 बसें आगरा मथुरा बॉर्डर पर रुकी हुई देखी जा सकती हैं। और इस समय जबकि मजदूर नंगे पैर चलते लगातार दिखाई दे रहे हैं, आपत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। न केवल कांग्रेस बल्कि सारे दल, सैकड़ों सामाजिक संगठन और हजारों जिम्मेदार नागरिक अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने कर्म को अंजाम दे रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि प्रताड़ित करना चाहिए। तो मैं किसी भी राजनीति से इतर सरकार से भी ये गुजारिश करती हूं कि राजनीति के मौके बहुत आएंगे, ओछी और निम्न कोटि की राजनीति न करते हुए प्रवासी श्रमिकों के लिए इन बसों की इजाजत मैं आपके आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के पास चलूंगा, वो उत्तर देंगे। लेकिन एक तरीका और मैं बताता हूं, मैं अपने शो में ये भी बताने की कोशिश करता हूं कि और बेहतर रास्ता क्या हो सकता था, और वो वही उतनी बात बताता हूं गूगल वाली ने जो हो कर चुका होता हूं। मैनपुरी में 25-30 मजदूर फंसे थे बाहर के। हमारे पास बात आई, पता लगा कि भाई क्या किया जाए। वहां के एक पत्रकार साथी को कहा कि भाई तुम इसको लीड करो, एक बस का इंतजाम करो। कलेक्टर को बोल दिया, उसमें किसी सरकार की जरूरत भी नहीं पड़ी। कलेक्टर को बोल दिया कि भाई इनकी व्यवस्था करवा दीजिए, जो भी कागज वागज बनता हो इनको दे दीजिए, ये लोग चले जाएंगे, आपका पैसा रुपया कुछ नहीं लग रहा, आप भी फोटो खिंचा लो। कलेक्टर भी निश्चिंत हो गया काम, मजदूर पहुंच गया जहां पहुंचना था, समाज ने वो पैसा बियर कर लिया, बहुत आराम से हो गया, कोई हंगामा ही नहीं हुआ। और ऐसा प्रयोग उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हमने किया, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोल दिया, उन्हें सब व्यवस्था करा दी। एक चिट्ठी तो उसके आगे लगती है शीशे पर, लग गई टाइप होके कलेक्टर से, क्या दिक्कत है? वो भी हो सकता था आराम से, इतना हंगामा की जरूरत नहीं होती, टीबी को पता भी नहीं लगता, और 1000 क्या 10,000 बसें चली जाती बिना टीबी को पता लगे, वो भी एक काम हो सकता था। आलोक अवस्थी, कांग्रेस कह रही है, शुचि विश्वास ने कहा कि फोटोशॉप का मामला है। बात यह है अमिताभ जी जी कि तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने है। पब्लिक डोमेन में कांग्रेस की सूची है, क्योंकि उन्होंने मीडिया को पहले रिलीज किया, बाद में सरकार को भेजा। जी आपके बहुत धुरंधर आपके पत्रकार हैं, आपका पीसीआर है, आपके इनपुट एडिटर हैं, उनसे कहिए हाथ के हाथ जो है एम परिवहन करके, हाँ वो उसमें नंबर डालो, पूरे पत्र आ जाता है, डालो तो पूरा जोग्राफिया निकल आता है कि गाड़ी कहाँ की है, उसका पेड़ है कि नहीं है। और इस तरह की जो बातें और हास्यास्पद बातें कर रही है शुचि विश्वास जी, मुझे लगता है कांग्रेस चूंकि आप बैकफुट में है, गलती कर चुकी है, तो अब वो इस तरह की बातें कर रही है। पहली चीज कह रही है हम राजनीति नहीं करना चाहते, राजनीति करना भी नहीं चाहते और राजनीति कर भी खूब रहे हैं। पहली बात सोचिए अमिताभ जी कि बसें आप हमको तो देना चाह रहे हैं यूपी बॉर्डर पे, जब सरकारें अपना काम कर रही हैं, ठीक से कर रही है। हमारे 12,000 बसें यूपीएसआरटीसी की लगी है और 15,000 बसें हमने पब्लिक के लिए रखी है, जो कि हर जिलाधिकारी के पास 200 बसें हैं 75 जिलों में, हम उनको ले जा रहे हैं। आप राजस्थान में मजदूर, जहां सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी बनती है, जहां पर आपको मैंडेट मिला है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, आप वहां पर क्यों नहीं बसें दे रहे हैं अपनी सरकारों को कि जहां से मजदूर पैदल चल करके आ रहा है यूपी के बॉर्डर के ऊपर, यहाँ पर ढोंग पूरा करने के लिए तो आप बसें हमको देने की नाटक कर रहे हैं, और जिस राज्य में जरूरत है वहां पे, जहां से यूपी के बॉर्डर पे आना चाहता है हमारा मजदूर, वहां वो पैदल चल रहा है। अभी राजस्थान में अभी आपने देखा होगा औरैया में ट्रक दुर्घटना हो गई, कितने लोग मर गए बेचारे, वो बस में बैठे हुए थे, वहां की पुलिस ने उनको उतारा, ट्रक में बैठाला और ट्रक में बैठा के भेज दिया, और वो यहाँ पे आके एक्सीडेंट्स में वो चले गए। तो कांग्रेस का काम यही है, कांग्रेस अपने आचरण से इस महामारी में भी बाज नहीं आ रही है। उन्होंने कहा सहयोग करना चाहते हैं, तो राज्य सरकार ने उनको अनुमति दे दी कि ठीक है आप सहयोग करना चाहते हैं, बसों को दे दीजिए। अब बसों के नाम पे स्कूटर का नंबर, ऑटो रिक्शा का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर, मालवाहक गाड़ियों का नंबर निकल के आ रहा है, बसें भी निकल के आ रही हैं। तो ऐसा क्या, अगर आप भाई 1000 बसें नहीं दे सकते तो कहते हैं 100 बसें दे देंगे,
लेकिन उसमें आप मोटरसाइकिल और रिक्शा और स्कूटर और सबका नंबर दे रही है, ये बड़ी हाथ बात है। और बिना फिटनेस के कोई भी वाहन नहीं चलाया जा सकता। अमिताभ जी, आप जानते हैं, क्योंकि उसमें जान और माल की सुरक्षा होती है, उसका इंश्योरेंस होता है। जो व्यक्ति बैठा है, मान लीजिए कहीं वो गाड़ी फिटनेस खराब हो, ब्रेक फेल हो जाए, लड़ जाए, भिड़ जाए, उसकी जान की कौन कीमत कौन उठाएगा? सरकार की जिम्मेदारी है। तो हमने कोई बुरा नहीं कहा कि इससे कि आप जो है फिटनेस सर्टिफिकेट दे दीजिए, आप देखेंगे और हम आपसे बसें ले लेंगे, आपका स्वागत करते हैं। तो इन्होंने जो सूचियां दी उसमें ब्लैक लिस्टेड गाड़ियां भी दे दी हमको। ठीक, ये प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी ने महामारी की मार झेल रहे कामगारों व श्रमिकों के साथ क्रूर मजाक किया है। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये कृत्य आपराधिक श्रेणी में आता है, क्योंकि जो प्रदेश सही ढंग से चल रहा है, आपने उसको गुमराह किया, आपने सरकारी कार्य में व्यवधान डाला, लोगों को गुमराह किया, उनकी भावनाओं को भड़काने का काम किया है। इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व को देश से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है आलोक अवस्थी जी, मैं उदयवीर जी के पास चलूंगा। फिर एक सरल सी बात कहूं जिससे लड़ाई बंद हो, लड़ाई थमे। मेरी बात से उदयवीर जी सहमत होंगे, जमीन पर काम करते हैं तो जानते हैं। उदयवीर भाई, जिले में इतने फिटनेस सब कागज पत्तर पूरे करा के कलेक्टर से मंजूरी लेने में किसी भी जरा भी सक्षम सार्वजनिक क्षेत्र के व्यक्ति को 24 घंटे ज्यादा नहीं लगता। चाहे 4 बसें भिजवा दो, चाहे 5, कोई कलेक्टर मना नहीं कर रहा। और उदयवीर जाएंगे तो चाय और पिलाएगा, कहे भाई ये काम आपने अच्छा किया है और 4 और भिजवा दो। ये मेरा अपना तजुर्बा है इसी दौरान का। छोड़िए भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा। दूसरी बात मैं कहता हूं, अभी पलायन चलेगा 1 महीने तक देश में। जितनी बड़ी संख्या है और जितने संसाधन है देश के, उनको देखते हुए मैं मानता हूं अभी 30 दिन ये पलायन चलता रहेगा। कम और ज्यादा संख्या हो सकती है। आपने 1000 बस देने का संकल्प किया, ठीक है, आपका संकल्प का स्वागत, इनकी जांच का स्वागत, सब निपटा लो हफ्ते भर में, फिर नहला धुला के बसें खड़ी कर लो, मजदूर ले जाओ। किस समस्या का है लट्ठम लट्ठा किस बात की? उदयवीर सिंह, देखिए अमिताभ जी, आप सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप सब बात जानते हैं जी। ये झगड़ा श्रेय लेने का है और मैं कांग्रेस से ज्यादा सरकार को इसलिए जिम्मेदार मानता हूं कि आज 56 दिन हो गए हैं। अगर सारी बसें बंद हैं, स्कूलों की बसें बंद हैं, सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हैं, सारे मैरिज हॉल खाली हैं, सारे स्कूल खाली हैं, सारे हलवाई खाली हैं, क्या लोगों के बॉर्डर पे 5000 10,000 लोगों के रुक के व्यवस्था करने का इंतजाम नहीं हो सकता था? सरकार पे ऐसी क्या कमी है कि 55-56 दिन बाद सड़क पे मर रहे हैं लोग, निकल रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है और उसके बाद तब कांग्रेस पार्टी इसमें आती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब लॉकडाउन लगा था तब घोषणा की थी कि कोई भूखा सोने न पाए और हमारे कार्यकर्ता जहां जिस हैसियत में थे, जो थे अपने स्तर से आज तक जहां जैसे कर रहे हैं। ये समय श्रेय लेने का नहीं है। अगर थोड़ा भी संवेदनशील हो तो आप अपना काम करिए। जिसको राहत दे रहे हो वो जानता है कि हमें कौन राहत दे रहा है जी। सरकार की मैं गलती इसलिए भी मानता हूं, आप परमिशन देते, आप ये नहीं कहते कि लखनऊ बस लाइए, हर जिले के आप कह देते सीधा कि जिस जिले से आप लाना चाहते हो वहां के कलेक्टर को अप्रोच करो, उनके सामने परमिशन मांगो, बस दो और लेके आओ। अब ये आपसी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना मजदूरों के घाव पर नमक छिड़कने की जैसा है। वो भी प्रतिष्ठा बनाए हैं, ये भी प्रतिष्ठा बनाए हैं, दोनों चिट्ठियां लिखे जा रहे हैं। और मजे की बात ये है उदयवीर जी, उन चिट्ठी में जो लिखा है वो मजदूर समझ ही नहीं पा रहा बेचारा, इतनी कठिन भाषा लिखी है। कल्याणकारी राज्य है। ननकू समझ पाना ना रज्जाक के इसमें लिखा क्या है? आप जानते हैं कल्याणकारी राज्य है। संविधान में जिम्मेदारी ली गई है कि जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसके साथ सबसे ज्यादा हम खड़े होंगे। लेकिन और देखिए ये नूरा कुश्ती है, क्योंकि भरतपुर बॉर्डर पर राजस्थान पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच में मारपीट हुई। मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस को पीटा राजस्थान पुलिस ने और उस पर मुकदमा लिखा जाना था, तो दोनों जिले के अधिकारी आ गए, सरकारों की बात हो गई और आप ट्विटर पे टाइमलाइन पे देख लीजिए। हाँ, वो घटना में है। वहां क्या हो गया कि हम अपने लोगों पर कार्रवाई कर देंगे, आप अपने लोगों पर कार्रवाई कर दीजिए और मुकदमा एक दूसरे पे नहीं लिखा जाएगा। लेकिन बसों के लिए दोनों लड़े जा रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
सरकार को जिम्मेदारी तो गरीब की लेनी ही होगी। ठीक है उदयवीर भाई, कुछ नहीं मान रहा। आएंगे आपके पास दोबारा। दीप्ति सिंह, वही मसला ले रहे हैं उनसे। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया कि दान और सहायता ऐसी होनी चाहिए कि दायां हाथ करे तो बायां नहीं जाने और बायां करे तो दायां नहीं जाने। यहां काम बाद में होता, फोटो पहले खिंचाई जाती। एक केला बांट के 6 लोग फोटो खिंचा रहे हैं, बताइए। क्रेडिट लेने बढ़ते बढ़ते फोटो खिंचाते खिंचाते केला सूख गया जी। है मंत्रियों का ये हाल है कानपुर। अब मैं समझ नहीं, ठीक है उदयवीर भाई, मैं समझ नहीं पा रहा। अरे उत्तर प्रदेश में 1000 नहीं, मेरे प्रबंधन पर छोड़ो, बिना चिट्ठी लिखे 10,000 बसों से अलग अलग जिलों से मजदूर भिजवा दूं विद ड्यू गवर्नमेंट परमिशन। बताओ बिल्कुल क्या समस्या है दीप्ति जी? यही लग रहा है कि क्रेडिट लेने की बौखलाहट इस कदर है कि कांग्रेस के आला जो कमान है वो उन्होंने कमान संभाल ली, और सिर्फ 2 दिन पहले जबकि पता था कि लॉकडाउन चौथे के चरण पे निश्चित हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई संदेश आएगा और पता चलेगा कि किस तरीके से ढिलाई दी जा रही है, हो सकता है कारखाने खुल जाए। आप उस बौखलाहट में और बौखलाहट बढ़ा रहे हैं मजदूरों के बीच, बजाय इसके कि आप संभालते समझाते कि भाई 2 दिन रुक जाओ, क्या पता तुम्हारी ये कारखाने खुल जाएं और तुम्हें जाने की जरूरत ही ना पड़े। उस दौरान आपने एक बड़ी राजनीति ये कहते हुए कहा कि मुझे राजनीति नहीं करना और 1000 बसेस के लिए मुझे आप अनुमति दे दो। तो 1000 बसेस के लिए आपको यूपी सरकार के साथ क्यों छेड़छाड़ करनी थी? सबको पता है योगी आदित्यनाथ एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, जो बिना किसी लोभ के, मोह के वो पूरी तरह से सेवा कर रहे हैं, रात रात में जग के डीएम से रिपोर्ट मंगा रहे हैं। उस दौरान आपको यूपी ही दिखा। आपके अपने कई ऐसे राज्य थे जहां आप वैसे काम कर सकते थे, जहां हमें लगता कि कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है, पलायन करने वाले जितने मजदूर हैं उनका कितना देखभाल कर रही है, खाना दे रही है और गाड़ी में पहुंचा रही है। आपके यहां तो ऐसा कहीं नहीं दिखा। तो ये कैसे कहें कि आपकी भावनाएं राजनीति से, माफ करिएगा सुची जी, मैं आपके इस बात से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती कि आप लोगों को इसमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। ये पूरी तरह से आपकी भावनाएं राजनीति से भरी पूरी और ओतप्रोत दिख रही है। एक नया चित्र भी मैं देख रहा हूं अपार्ट फ्रॉम दिस कंट्रोवर्सी। कल से जब से देश भर के अधिकांश राज्यों ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, या कुछ राज्यों ने रेड को छोड़कर, बाकी ग्रीन और ऑरेंज जोन में 100% औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दी है, उनकी जिले के स्तर पर आज्ञा जारी होने में 1-2 दिन लग जाएगा, लेकिन सबने दे दी लगभग देश भर में। कोई राज्य नहीं बचा, इवन मुंबई ने भी दे दी, महाराष्ट्र ने भी दे दी, जहां सबसे ज्यादा त्रासदी है, गुजरात ने भी दे दी। एक और दूसरा, राज्य के भीतर बसों के संचालन की अनुमति गुजरात जैसे राज्य ने दे दी। अहमदाबाद से और सूरत बैठो बस में जाओ, बस 20 बैठोगे एक बार में। ये 2 फैसले ऐसे हैं जो पलायन की एक्सप्रेस की जंजीर खींच देंगे। आरपी सिंह जी, मैं फिर आप के पास आऊंगा। आज मेरी मुरादाबाद के एक कारोबारी से बात हो रही थी, उनका पीतल के उसका वो मूर्ति उर्ति बना के गमले मले विदेश भेजने का काम है बड़ा जी। उन्होंने कहा कि अब हम मजदूर ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा पहले खिलाया नहीं, उसको पैसा नहीं दिया, वो भाग गया, आप ढूंढ रहे हो। बोले डबल दाम पर मिल जाए तो भी ठीक। बोले क्योंकि कलेक्टर ने कह दिया कि अब आप खोलो फैक्ट्री। तो खोले कैसे जब मजदूर नहीं? क्या इससे परिस्थिति नहीं बदलेगी? देखिए अमिताभ जी, निश्चित तौर से मजदूर इसलिए नहीं भाग रहा था कि उसको दिल्ली से, नोएडा से, गुजरात से भागना था। मजदूर इसलिए भाग रहा था कि उसे लग रहा था कि उसका रोजगार चला गया है, तनख्वाहें मिल नहीं रही हैं, खर्चे चल नहीं रहे हैं, बच्चों के स्कूल की फीस जा नहीं पा रही है, मकान मालिक किराए मांग रहे हैं। इन सब परेशानियों से मजदूर पलायन कर रहा था। वो पैदल भाग रहा था, वो ट्रेनों से भाग रहा था, वो ट्रकों से भाग रहा था। ऐसा नहीं है कि अगर कारखाने खुल जाए आज और मजदूर को लगे कि अब हमको काम मिल जाएगा तो वो यहां से पलायन करेगा। ये बहुत अच्छा कदम गवर्नमेंट का है कि उन्होंने कारखाने खोलने की बात कही, और फिर उससे अच्छा कदम यह है कि उन्होंने कहा है कि 100% कारखाने में कर्मचारी काम करेगा। बस सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा ध्यान रखा जाएगा, मास्क लगाएगा, सैनिटाइजर करेगा, कारखाने का मालिक उनका बुखार और फीवर चेक करने का काम करेगा। इससे मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं चैन खिंच जाए, मैं कह रहा हूं पूरी तरीके से पलायन रुक जाएगा। आज से काफी बेहतर स्थिति
सामने आएगी इंडस्ट्रियल बेल्टों में, क्योंकि मजदूर को कमाना है, मजदूर को नौकरी करनी है, मजदूर को राजनेताओं की तरह राजनीति नहीं करनी है। इस बीच में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पलायन रुक जाएगा, मजदूर वापस आ जाएगा, देश की स्थिति भी शायद सुधरेगी, कोरोना भी जाएगा, सब कुछ होगा, सब सामान्य स्थितियां होंगी महीने, 2 महीने, 6 महीने में। लेकिन एक बात हम मजदूर कभी भूल नहीं पाएंगे, जो इन राजनीतिक दलों ने हमको फुटबॉल बनाने का काम किया और हमारे साथ जो गंदा मजाक किया, इस बात को हम भूल नहीं पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात। सुचि विश्वास जी, कारखाने खुलेंगे, कारखाने की सीटी बजेगी तो मजदूर और कारखाने की सीटी का एक नाभिनाल का रिश्ता है। तो पलायन की तो एक बड़ी वैक्सीन मिल गई। कारखाना खोल दीजिए तो पलायन उस इलाके से नहीं होता। ये आज की बात नहीं, ये हमेशा की बात है, थंब रूल है। लेकिन जो बात आरपी सिंह बार बार कह रहे हैं कि हम ये भूल नहीं पाएंगे कि सियासत के आंगन में हम मजदूरों को फुटबॉल बना दिया गया। मजदूरों में धारणा कैसे आ गई? हाँ अमिताभ जी, चारों सम्मानित वक्ताओं की बात के बाद जो 4 मुख्य बिंदु निकल कर आए हैं कि वाई सो लेट, वाई दिस और संवेदनशीलता। पहले लॉकडाउन के बाद ही आशा करी कि प्रवासियों के लिए कुछ होगा तो ताली बजाई। दूसरे लॉकडाउन के बाद ही आशा की कि प्रवासियों के लिए कुछ होगा, 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं तो दिया जलाए। तीसरे लॉकडाउन के बाद ये आशा की कि प्रवासियों के लिए कुछ होगा तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई और मरने वालों की संख्या 383 हो चुकी थी। चौथे लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी को साहस नहीं हुआ कि वो स्वतः आए। 12 तारीख को 8 बजे वो प्रकट होते हैं और बताते हैं कि जीडीपी का 10% 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज घोषित हुआ है। बाद में पता चलता है कि वो 3.22 लाख करोड़ है और जीडीपी का 1.6% है। एनीवेज, 5 दिन की धारावाहिक वित्त मंत्री घोषणा करती हैं। प्रवासी सोचता है अब कुछ होगा। पहले दिन कर्जा मेला लगता है कि आइए ऋण लीजिए, ठेला रेड़ी खोमचा मजदूर जो भी। दूसरे दिन पता चलता है कि खनन के 500 कोयला ब्लॉकों की नीलामी होगी, एयरपोर्ट्स का निजीकरण होगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का निगमीकरण होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, नेशनल सिक्योरिटी के जो सेक्टर्स हैं उस पर सरकार फैसले लेगी। मजदूर कहता है हमें भूख लगी है। सीतारमन जी बताती हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में प्राइवेट कंपनीज का इन्विटेशन होगा। श्रमिक कहते हैं हमें गांव जाना है, वो कहती है अंतरिक्ष पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा। लोग कहते हैं कि हाईवेज पर लोग मर रहे हैं, वो बताती है कि न्यूक्लियर की फील्ड में इसरो के क्लासिफाइड डेटा को प्राइवेट कंपनीज अप्रोच कर सकती हैं। आप बताइए अमिताभ जी, ये संवेदनशीलता की कौन सी पराकाष्ठा है कि आज 57वें दिन हम और आप पुनः ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या और क्यों और कैसे हो सकता है। ठीक है, मैं पुनः अपने विषय पर आती हूँ कि समस्त चीजों को नजरअंदाज करते हुए श्रमिकों को तत्काल, और आपत्ति क्या है? अगर हमारी बसों से आपत्ति है तो परिवहन निगम की 20,000 बसें खड़ी हैं डिपो पे, और 15 दिन पहले श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने ये ट्वीट किया था कि उतार दीजिए हाईवेज पे, सरकार को किससे पूछना है। लेकिन केंद्र की और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ बातें माइग्रेट्स की हैं, चेहरा है कॉर्पोरेट्स का। मैं आलोक अवस्थी के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूं, जो बात सुचि विश्वास यहां कह रही हैं वही बात राजस्थान में भाजपा अशोक गहलोत के लिए कह रही है और महाराष्ट्र में उद्धव के लिए कह रही है कि भैया सब रखा हुआ उतारते क्यों नहीं उस सड़क पर। ये भी हम देख रहे हैं, और वही बात पंजाब के लिए भी, अमरिंदर के लिए भी, वो अकाली दल वाले कह रहे हैं, कैप्टन साहब के लिए भी, है ना, कि पानीपत लुधियाना और सब में बवाल मचा हुआ है, करते क्यों नहीं हो। वो हम देख रहे कौन कितने पानी में खड़ा है। आलोक अवस्थी, कांग्रेस ने बता दिया कि भाई राहत पैकेज और अंतरिक्ष पर्यटन और इसरो और कोल माइन सब, लेकिन मेरा मूल सवाल वही खड़ा, मजदूर की मदद करनी है, 4 हलवाई बैठाल दो, पूड़ी छन जाए, काशी फल की सब्जी हो जाए, आलू टमाटर की सब्जी हो जाती, उसको 2 टाइम मिल जाता। इसके लिए किसकी परमिशन चाहिए? न राज्य की, न केंद्र की, न विधानसभा की, न लोकसभा की, न राष्ट्रपति की, किसी की परमिशन नहीं चाहिए। क्या समस्या है? अमिताभ जी, बड़ी विडंबना है
कि हम राजनीति नहीं करेंगे, कहते कहते कांग्रेस हर बात में राजनीति कर रही है। पता है आपको इस समय कि इतनी बड़ी आपदा हमने क्या, हमारे पिताजी ने भी कभी नहीं देखी है। ये 100-150 साल बाद ही आई होगी जो ये आपदा आई है। पूरा विश्व इससे जो है थर-थर कांप रहा है। व्यवस्थाएं फेल हो चुकी हैं। बड़े बड़े जो विकसित देश होते थे, जिनके नाम से दुनिया में दिया जलता था, वो आज जो है त्राहिमाम कर रहे हैं। कांग्रेस को उससे फर्क नहीं पड़ता है कि कांग्रेस को राजनीति करनी है। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि इस समय हमको एक एक आदमी की जान बचानी है। हर व्यक्ति को भूखा ना रहे, उसको भोजन मिले, उसके घर में राशन जाए, उसकी जेब में खर्चे के लिए रुपया रहे। केंद्र सरकार ने सबसे पहले ही काम किया। 1,70,000 करोड़ रुपया जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया। 1,000 रुपया प्रति श्रमिक को दिया, 2,000 रुपया किसान को दिया, प्रति परिवार 5 किलो अनाज हम फ्री में हर महीने दे रहे हैं लगातार। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने जो आपको लाखों मीट्रिक टन अनाज दिया, इन श्रमिकों को और मजदूरों में बांटने के लिए आपने महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान में क्यों पलायन होने दिया? क्यों भूखे मरने पे वो मजबूर हुए कि वहां से वो पलायन करके जा रहे हैं? वो कह रहे हैं हमको यहाँ रहना नहीं है, हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। कांग्रेस उस समय आंखें बंद कर लेती है। यहाँ पे राजनीति करने के लिए बसें देने की नौटंकी करती है, और वहां पर खाना देने की बात होती है, वहां पर उनको आश्रय देने की बात होती है तो उनका हक मार लेती है। जो केंद्र ने लाखों मीट्रिक टन अनाज दिया, वो किसकी जेब में चला गया? क्यों नहीं बांटा गया इनके मजदूरों के खाते में? उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमने, अमिताभ जी आपको पता है, तो हमारे 15,000 से अधिक आश्रय स्थल है। अभी आज उन्होंने कहा, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज पहली बार आए हैं बहुत दिनों बाद, मैं स्वागत करता हूँ। 3300 हमारे कम्युनिटी किचन काम कर रहे हैं। लगातार 11 लाख 12 लाख पैकेट खाने के रोज बट रहे हैं। 37 लाख लीटर दूध रोज बट रहा है। 78 लाख मीट्रिक टन हमने पिछले महीने अनाज फ्री में बांटा है। इस महीने हम फ्री में बांट रहे हैं। हम हर कदम पे श्रमिकों के साथ खड़े हुए हैं। कांग्रेस को राजनीति करने के अलावा देश में कुछ नहीं दिख रहा है। 2 उनके वहां नेता रहे, एक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रहे, उनके बाद फार्मूला था कि हम बताइए सुचि विश्वास, आप कह रहे हो ये राजनीति कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप राजनीति कर रहा, और मजदूर समझ नहीं पा रहा। दोनों राजनीति कर रहे हैं। फुटबॉल हम है, दोनों राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करती है, जो उनकी बहन आई है ट्विटर राजनीति करती है कि इधर से बटन दबा ट्विटर निकलेगा, इधर से बटन दबा उधर ट्विटर निकलेगा। जैसे पहले सोना निकलता था, आजकल ट्विटर निकलता है। तो ट्विटर से राजनीति सोना भाई, अरे इनकी सुनो, आरपी सिंह कुछ कह रहे हैं भाई, इनकी तो सुनो कम से कम। ऐसा है अमिताभ जी, दोनों और दोनों ही नहीं बल्कि जितने राजनीतिक दल हैं, सारे लोग राजनीति कर रहे हैं मजदूरों के साथ। मैं एक तथ्य बताना चाहता हूं और सारे लोग आप इससे अवगत होंगे। चुनाव होता है, चाहे ग्राम सभा का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा हो, हर प्रत्याशी कम से कम 10-10 लंगर लगाता है। किस डीएम से परमिशन लेता है, किस सरकार से परमिशन लेता है, भगवान का नाम लो। झुग्गियों में, गरीब बस्तियों में, मजदूर बस्तियों में जब शराब भेजी जाती है चुनाव के दौरान, वो किसकी परमिशन से भेजी जाती है? आज एक एक राजनीतिक दल ये गिना रहा है कि मैं इतना राशन बांट रहा हूं, मैं इतना खाना बांट रहा हूं, मैं इतना पानी पिला रहा हूं, मैंने इतने केले बांट दिए। एक भी राजनीतिक दल जो जीत के बैठे हुए हैं, जिनके प्रत्याशी, एक ने भी आज तक ये नहीं बताया, कि हमने शराब कितनी बांटी, हमने राशन कितना बांटा, हमने अपने क्षेत्र में लंगर कितने लगाए। इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं आज सिर्फ यह याद दिलाना चाहता हूं राजनीतिक दलों को कि अपने सांसद, अपने विधायक, अपने प्रधान, अपने उनसे कह दो कि अपने अपने क्षेत्र में लंगर लगा दें। एक सिंगल आदमी भूखा नहीं रहेगा। ठीक, एक मिनट, कुछ कह रहे हैं आलोक अवस्थी जी। जी, आप नोएडा से लखनऊ किसी को भेज दीजिए। मेरे अभी मित्र एक आए हैं, नोएडा से लखनऊ आने में हर जिले में कम से कम 4 या 5 जगह लोगों को रोका गया कि भैया पानी ले लो, खाना ले लो। रोक के खाना खिलाया जा रहा है, और उसमें स्वयंसेवी संस्थाएं भी है, सरकार भी है, राजनीतिक दल भी है। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई एक पार्टी कर रही है। ये मानवता जब खतरे में पड़ी हुई है, हम लोग ठीक है। वो एक मिनट आलोक भाई, अब उदयवीर सिंह से एक सवाल ले लूं। उदयवीर जी, आरपी सिंह ने, किसी ने मुझे सलाह दी, मैंने पूछा गांव में स्थिति कैसे सुधरे। पुराने राजनेता है, यूपी के नाम नहीं लूंगा, मैंने उस पर ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं अग्निहोत्री जी,
ग्राम प्रधानी का चुनाव अनाउंस करा दो, सब कुछ चमन हो जाएगा। देसी घी की पूड़ी और देसी घी का हलवा सब बटना शुरू, और पांव दबाएंगे अलग। ये सच्चाई है। बोले काहे का क्वारंटाइन और काहे का आइसोलेशन, काहे का लफड़ा, बोले सब बलेरो में घूमेंगे, बस छोड़ो, ठंडे में बलेरो से चलेंगे। जिसके गांव के होंगे वो अपने बलेरो भेज के उठा मंगवा लेगा अपने गांव में। ये सच्चाई है। और मेरा कहना है कि जिनके सबसे ज्यादा सांसद विधायक हैं, इसमें वो पीछे क्यों हैं? आगरा के मेयर चिट्ठी लिख रहे हैं कि अव्यवस्था है, लखनऊ के मेयर चिट्ठी लिख रही है कि कोरोना में भ्रष्टाचार हो गया, मेरठ के सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं और योगी जी की कार्य कुशलता में कोई सवाल नहीं कर सकता। अरे ये तो केंद्र सरकार को पहले तय करना चाहिए था कि मजदूरों को रोकना है या पलायन होना है। पहले लॉकडाउन में जबरदस्ती रोका गया, और जब अब फैक्ट्रियां खुलने की बात हो रही है तो उनके पलायन की बात व्यवस्था में सरकार ने घोषणा की कि इतनी बसें आएंगी। जो गाजियाबाद में भीड़ हुई थी वो तो ये इस बात के बाद हुई कि इतनी बसें आएंगी और इतनी ट्रेन चलेगी, उसके बाद ही तो मजदूर इकट्ठे हुए। मजदूर तो इसलिए घर जा रहे हैं कि रहने का, खाने का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा उन बेचारों। उदयवीर जी एक मिनट एक सवाल ले लूं आपसे, फिर आपको जाना आ रहे हैं आलोक अवस्थी। उदयवीर सिंह को कहीं जाना है, इसलिए उनको एक सवाल ले लूं। यही सवाल आप उनको जाना, मुझको भी जाना है। ठीक है, वही सवाल मैं आपसे और सुचि विश्वास से भी करूंगा। एक ही सवाल होगा तीनों लोगों से। एक सुझाव और आया मेरे पास, कहा गया सारे राजनीतिक दलों के अध्यक्ष अखिलेश जी, मायावती जी, स्वतंत्र देव सिंह और लल्लू जी, सब लोग ये कह दें कि भाई जो जितने मजदूर ज्यादा अपनी विधानसभा में लेके आएगा, सम्मान पूर्वक उनके पांव पखार के उसको टिकट मिलने की उतनी संभावना ज्यादा होगी। बोले 3 दिन में सब व्यवस्था बन जाएगी। उदयवीर सिंह, ठीक बात है? मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं, हम प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन जितने भी हमारे विधायक नेता हैं अपने अपने क्षेत्रों के मजदूरों की समस्याओं को लेके मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिख रहे हैं। अरे चिट्ठी से क्या होगा महाराज, लिख रहे हैं और आने लाने का। ठीक है आलोक जी बात ठीक है ना? अगर टिकट की गारंटी का ये मानक तय कर दो तो कोई मजदूर सड़क पे नहीं मिलेगा, लोग कह रहे हैं। बताने वाले लोग कभी नहीं कह सकते वो राजनीति। आलोक जी, सीधी सी बात यह है, समाजवादी पार्टी के नेता आज टीवी पे चेहरा दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपदा पिछले 3 महीने से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, सबने 1-1 करोड़ रुपया अपने सांसद दे दी और दे दिया। सरकार ने तो बाद में बंद किया कि हम जो है अब नहीं देंगे। एक आदमी इनका नहीं निकला कि हमारा भी रुपया ले लो और हमारा ये पैसा लगा लो। 1 महीने बाद तो आवाज निकलनी शुरू हुई इनके नेता अखिलेश यादव की, घर में बैठे हुए थे, निकल ही नहीं रहे थे कोरोना डर के मारे से। इनके एक विधायक ने रसद बांटना शुरू किया, उछाल दे रहे थे, सारे नियम तोड़ दिए लॉकडाउन का कि दूरी रखना है। तो इस तरह की समाज सेवा समाजवादी पार्टी कर रही है कि ना वो कहीं पे उसने रुपया खर्चा किया, ना कोई आदर्श प्रस्तुत किया, और यहाँ पर आकर आलोचना का पहाड़ खड़ा कर दिया। अरे अभी तक कहाँ थे भाई साहब 3 महीने तक आप लोग? आज आप नमूदार क्यों हो गए? क्योंकि आज देख रहा है कि आपको अरे अब संकट बढ़ गया है, अब मजदूर आ रहे हैं, अब हमारे नेतागिरी करने का एक खेत खलियान खिल गया है, हमारे लिए नई उपज बढ़ गई है। शर्म आनी चाहिए आपको समाजवादी पार्टी के लोगों को, जो समय राजनीति करने के लिए आप आ गए हैं। आपको पहले ही दिन से खड़ा होना चाहिए था। आप जन नेता है, नेतागिरी करते हैं, जमीन पर राजनीति करते हैं, आपको साथ में खड़ा होना चाहिए था सरकार के साथ में। ये लड़ाई सबकी सामूहिक है, ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये सबको इंतजाम करना चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सब राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। कहां थे आप हमारे साथ खड़े हुए आप? अच्छा वैसे देखो, बाकी तो थोड़े बहुत दिख भी रहे हैं पार्टियों के लोग, लेकिन बसपा ने टोटल क्वारंटाइन का पालन किया है। वो उसने कहा कि हम ट्विटर से बाहर नहीं जाएंगे। नहीं, गंगा जल हाथ में लेके बसपा ने क्वारंटाइन नियम का पालन किया है। प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन की परिभाषा बताई थी उसका पालन किया। बोले हम ट्विटर से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कोरोना खत्म नहीं, वैक्सीन नहीं आ जाएगी। ठीक है ना? यही मजदूर इसी से कहता है कि हमारे साथ छल हो गया, इसीलिए कह रहा है कि आप ट्विटर खेल रहे हो। और कोई माने ना माने, ये दोनों सलाहें मेरे अंदर 16 आने उतर गई। आज कांग्रेस कह दे प्रियंका गांधी कि जो ज्यादा मजदूर पहुंचाएगा उसको टिकट मिलेगी। आज मायावती जी कह दे, अखिलेश जी कह दे, भाजपा कह दे, 72 घंटे में यूपी के किसी भी रोड पर एक भी मजदूर नहीं मिलेगा। सुचि विश्वास इस बात से सहमत है कि नहीं? जी
एक एक मजदूर कुछ के हद लिए तक छीना सहमत झपटी हूं, हो लेकिन जाएगी। कोई जो कहेगा मैं भी इनोवा बात- में बैठो, कोई कहेगा ऑडी में बैठो। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें व्यक्ति अरे ऐसे विशेष ही है के भाई, विवेक पर भी हम भी निर्भर यही करती देख रहे है। हैं दुनिया। जैसे खाने की हम बात कर रहे हैं, बहुत मूलभूत चीज है, बहुत मूलभूत चीज है। और आपको याद होगा लॉकडाउन के पहले हफ्ते में हाथरस के एक मजदूर ने अपने 5 बच्चों को खाना न दे पाने में फांसी लगा ली। एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ कूद गई। उसके बाद विद इन अ वीक ये कहा गया कि अन्न के भंडार भरे हैं। इसमें राहुल जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि अन्न के भंडार भरे हैं और बिना किसी, तब उस समय राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड, तमाम टाइप के कैप्स लगे हुए थे। इवन श्रीमती सीतारमन ने शुरू में कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत हम बांटेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैप लगे थे। एक ऐसे देश में जहां तमाम लोग राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड बहुत सारे दायरों में नहीं आते, ये 54 दिन बाद क्या ये निर्णय होना था कि 5 किलो चावल और 1 किलो चना, इस बीच में कितने लोग भूखे रह गए? अच्छा, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत अन्न तो हमारा अधिकार है। ठीक है, मैं समय कम है, सुचि विश्वास समय कम है, दीप्ति सिंह के पास जाना है। एक टिप्पणी करके दीप्ति के पास जाऊंगा। अच्छा तब लगे जब हम कांग्रेस के पास कम से कम सपा के वो छूट हासिल है और बसपा को सबसे ज्यादा छूट हासिल है, क्योंकि वो सत्ता से हर जगह बहुत दूर है। लेकिन कांग्रेस को छूट नहीं मिलती, वो इसलिए बार बार कटघरे में खड़ी हो जाती है फाउल खेलकर। जब वो कहती है कि ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, तो लोग धीरे से पूछते राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं कर दिया, पंजाब में ऐसा क्यों नहीं कर दिया, महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं कर दिया। नहीं कर पाए ना, तो जब आप नहीं कर पाए तो ज्ञान कैसे देंगे? यही तो समस्या है। दीप्ति सिंह, मूल बात वही, सब कह रहे हम मजदूरों के लिए और मजदूर हमारे, और मजदूर कह रहा आप सबने मिलकर हमको फुटबॉल बना दिया। बिल्कुल, मजदूर और उसकी मजबूरी। आज के दिन पे बस गेम और ये फुटबॉल जो कह रहे थे हमारे आरपी सिंह साहब, बिल्कुल सही कह रहे थे। मजदूर की मजबूरी ही आज फुटबॉल है, और सारे राजनीतिक दल जो हैं आज के दिन पे उस पर खेल रहे हैं। और सबसे बड़े जो हमारे दल है कांग्रेस, आपने ये कि सत्तारूढ़ पार्टी के अलावा, उनके इस तरीके के जो गंदे खेल को हमने सामने से देखा, दिल टूटता है। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमें ये दर्द होता है जब हम ऐसे लोगों के बीच जुड़ते हैं और उनको बौखलाहट के समय लोग सांत्वना देने, समझाने के बजाय उनको और पागल बनाती है। तो ये फुटबॉल बनाना और उनके मजदूर की मजबूरी का मजाक बनाने से ज्यादा और कुछ भी नहीं था। चलिए, वक्त हो चला संपादकीय टिप्पणी का। अमिताभ जी प्लीज। देखिए, मैं तो यही कहूंगा, जो बातें मैंने इसके उत्तरार्ध में कही बहस के, मैं तो बहुत व्यवहारिक आदमी हूं, राजनीति की सच्चाई बहुत नजदीक से मैंने देखी, इसलिए फिर उसी बात को दोहराऊंगा। गांव में प्रधानी के चुनाव का अनाउंसमेंट करा दीजिए, किसी खाद्यान्न योजना की जरूरत नहीं, किसी परियोजना की जरूरत नहीं। 3 दिन में हर प्रवासी मजदूर, अगर आपको प्रसन्नता का गीत गाता नहीं मिल जाए तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूं। अगर देसी घी का कलेवा सुबह नहीं करे, अब देख लीजिए, और इस बात की लड़ाई हो कि ना मेरा खाओ, वो कहे भाई कितना खाऊं, मर जाऊं, ठीक ना, ऐसा नहीं हो जाए तो कहिए। डलिया भर भर के आम, सेब, आड़ू अगर नहीं पहुंचे सेंटर पर, अभी पानी की लड़ाई है, फिर ये अमृत बरसेगा। या अभी सिर्फ पार्टियां ये कह दे 2022 में टिकट चाहिए, हां चाहिए विधानसभा का। आपकी विधानसभा में कितने प्रवासी मजदूर आप लेके आए और उनकी कितनी सेवा की? पूरी कोई सरकार कुछ न करे, फिर भी हर प्रवासी प्रफुल्लित, हर गरीब मस्त मिलेगा, मस्ती में डोलता हुआ लगेगा ब्रज में आ गए, होली है। ऑडी से, मर्सिडीज से, बोलेरो से, इनोवा से चलता हुआ मजदूर दिखेगा आपको इसी उत्तर प्रदेश में। आप आज कह दीजिए कि टिकट तब देंगे। ये दुनिया का ड्रामा क्यों फैलाए हो सब लोग मिलके? ये चिट्ठी, वो चिट्ठी, ये नियम, वो आज्ञा, वो राजाज्ञा, दुनिया का तीन तुमाड़ गरीब की समझ में नहीं आ रहा। प्रियंका गांधी बोल देंगे टिकट इसी शर्त पे दूंगी, बात खत्म हो गई। फिर टीवी में आदमी नहीं देखेगा, वो भागेगा, वो कहेगा जो दूसरा हमारा कॉम्पिटिटर है पार्टी में, वो 20 गाड़ी लेके निकला तो मैं 30 लेके निकलूं, और वो खाली पानी पिला रहा तो मैं रूह अफ़ज़ा पिलाऊं। हमने क्या देखा नहीं ऐसा कंपटीशन पार्टियों में? और जो लोग मेरी बात को काटना चाहें उनके लिए एक
तात्काल प्रभाव वाला एक उदाहरण रख देता हूं। सुची विश्वास तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आलोक चले गए, उदयवीर चले गए, वो भी सहमत होते। जब कोई बड़ा नेता आता है ना आरपी सिंह, तो भीड़ का टारगेट दिया जाता है टिकटार्थियों को। मान लीजिए नोएडा में कोई बड़ा नेता आए पार्टी का और अखिलेश जी आए, तो 5 जो टिकटार्थी होंगे सपा के, उनसे नरेश उत्तम कहेंगे भाई देखो आ रहे हैं अध्यक्ष जी, वो खुद अपनी नजर से देखेंगे किसकी बसें कितनी हैं, क्या बस का किराया, देसी घी की पूड़ी, आलू की सब्जी, आम का अचार, पानी की बोतल, और कुछ लोग तो उसमें आजकल कुछ और भी रख देते हैं। नरेश अग्रवाल ने जैसा वहां रख दिया था हरदोई में, बवाल मच गया था। वो कहते साथ में वो भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं। क्या नहीं होता? ये जो कहे कि नहीं होता वो झूठ बोल रहा है, पाखंड कर रहा है, आडंबर कर रहा है। किस पार्टी में नहीं होता ये? किस पार्टी में नहीं होता ये? और अजब मंजर है, अजब तमाशा है मुल्क के सामने, हाहाकार मचा के रखा हुआ है। सब लोग कहते हो मेरे पास हर बूथ पर 10 आदमी है, वो कंचे खेल रहे हैं। 10 आदमी क्या कर रहे हैं? बूथ से छोटी कोई इकाई नहीं भारत में, और उस बूथ पर 10, उत्तर प्रदेश में 4 बड़े दल यानी 40 हट्टे कट्टे मुस्टंडे लोग स्वस्थ। 40 लोग उतरे तो मजदूर नहीं बूथ पर पहुंच रहे। एक बूथ पर 40 नहीं पहुंच रहा। कई करोड़ बूथ हो जाते हैं भारत में, तो उतरे तो प्रवासी मजदूर नहीं। क्या समस्या है? चाव 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 चाव, और मजदूर देख रहा है, वो कह रहा है यार मेरे पांव के छाले की चिंता किसी को नहीं। मैं फिर कहूंगा बहुत विनम्रता से, राजनीतिक दलों से, टीवी की बहसें राजनीतिक दलों का इतिहास में मूल्यांकन नहीं करेंगी। इतिहास बड़ा निष्ठुर होता है। इतिहास में इस बात का मूल्यांकन जब होगा कि जब इस देश में उसका जो सबसे गरीब मेहनतकश तबका था वो सबसे बड़े संकट में फंसा था, तो इस देश को चलाने वाले सियासतदान कहां खड़े थे? उनकी रुचि केवल ट्विटर, टीवी, एएनआई तक थी या उससे आगे थी? ये सवाल तो पूछा जाएगा। इतिहास निर्धारण करेगा। अकबर के समय अकबर जिले इलाही हो सकते हैं, लेकिन बाद में तो इतिहास निष्ठुर हो जाता है ना। इसलिए ध्यान रखिए, हर सरकार का, हर सियासी दल का मूल्यांकन समय करेगा। ये तौलेगा कि जब गरीब की आंख से आंसू गिर रहा था तो उसका हाथ कहां था। धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुची विश्वास जी बहुत बहुत शुक्रिया। उदयवीर जी शुक्रिया। दीप्ति जी, आरपी सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मजदूर अभी भी घर पहुंचने की छटपटाहट में है, लेकिन इस बीच मजदूरों से मुद्दा हटकर अब सियासत का बन गया है बस वाला, और इसी के इर्द गिर्द अब सब बहस, सब चर्चाएं, सब डिबेट होने लगी हैं। मजदूर जहां था वहीं फंसा है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।